नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में अब धार्मिक आयोजनों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। बिना इजाजत के धार्मिक जुलूस, शोभा यात्रा निकालने पर आयोजकों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज होगा और उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। देश के कई हिस्सों में बीते हफ्तों से धार्मिक समारोह के चलते टकराव के हालात देखने को मिले हैं। उत्तराखंड में रुड़की के भवानपुर में भी शोभा यात्रा के दौरान बवाल हो गया था। ऐसे में सरकार के पास लगातार समुदायों के बीच तनाव की खबरें आ रही हैं। इसी के चलते अब धार्मिक आयोजनों का और टकराव का ये कारण न बने, इसी के लिए गृह विभाग ने पुलिस को ऐसे समारोह पर सख्ती से नजर रखने को कहा है। प्रदेश में पहले ही तयशुदा धार्मिक परिसरों से बाहर धार्मिक जुलूस समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेने का प्रावधान है और इसी आयोजन का स्थान, मार्ग और भाग लेने वालों की संख्या का विवरण भी तय रहता है। गृह विभाग ने मंगलवार को सभी जिलों को नए सिरे से 9 बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए हैं। तो इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत भी की और स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड में दंगा, फसाद और उपद्रव करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में शांति का माहौल कायम रखने के लिए सत्यापन अभियान भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने रुड़की की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपए का नेशनल हाईवे 74 घोटाला कुछ सफेद पोशों के संरक्षण में हुआ है और इन सफेद पोशों ने ही घोटाला करने वाले अधिकारियों को भी संरक्षण दिया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को भाजपुर और काशीपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए थे और इसी के साथ ही रावत ने कहा है कि उधम सिंह नगर के चर्चित नेशनल हाईवे 74 घोटाले की जांच के लिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में एसआईटी गठित की थी। घोटाले में संलिप्त पाए गए 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया, जबकि 7-8 अधिकारियों को निलंबित करने के साथ साथ गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने इस मामले में धन भी वापस लौटाया था। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है, पर कांग्रेस में गुटबाजी हावी है। एक सवाल के जवाब में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में चल रही गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। इसी दौरान रावत ने बढ़ती महंगाई पर भी कहा है कि प्रदेश को सही तरीके से चलाने के लिए हमें आय के स्रोत को बढ़ाना जरूरी है। प्रदेश में करीब 73% वन क्षेत्र है, लेकिन वन क्षेत्र से प्रदेश की जीडीपी में नाम मात्र का सहयोग है। उन्होंने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही है। तो वहीं स्वामी दिनेश आनंद भारती भवानपुर में करीब डाडा जलालपुर गांव पहुंचे। यहां पर भारी संख्या में ग्रामीणों को अपने साथ लेकर वो तहसील की ओर बढ़ते गए और स्वामी दिनेश आनंद भारती को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था और भगवानपुर के डाडा जलालपुर में ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान पुलिस के समझाने पर स्वामी दिनेश आनंद भारती नहीं माने, लेकिन वहां पर डाडा जलालपुर गांव से 3-4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बाइक पर सवार युवक को लेकर वो निकले। यहां भगवानपुर टोला प्लाजा पर भी भारी भीड़ के साथ वो पहुंचे और स्वामी दिनेश आनंद ने लोगों को संबोधित करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद कांग्रेस विधायक ममता राकेश का पुतला फूका गया और भगवानपुर तहसील पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन भारी पुलिस फोर्स होने के चलते स्वामी टोल प्लाजा पर ही बैठ गए और यहीं पर उन्होंने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे सीओ ने स्वामी दिनेश आनंद से वार्ता की और 1 हफ्ते के अंदर ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान हुए बवाल के विरोध में हिंदू संगठनों की ओर से बुधवार को भगवानपुर तहसील परिसर में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। और खबर देहरादून से है, जहां आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में ज्यादा फीस वसूलने के खिलाफ छात्रों का धरना बुधवार को जारी रहा।
वहीं पर इसी मामले को लेकर एक गठित कमेटी ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट भी दी है और ऐसे में विश्वविद्यालय में राज्य कोटा के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को करीब 48,000 रुपए सालाना शुल्क देना होता है। सेल्फ फाइनेंस ऑल इंडिया कोटा के तहत यह शुल्क 1,20,000 रुपए सालाना था, जिसे आयुष मंत्रालय के आदेश के तहत राज्य कोटा के समान कर दिया गया है। लेकिन विश्वविद्यालय में अभी भी ज्यादा शुल्क लिया जा रहा है। इसी का छात्र विरोध कर रहे हैं और इस मामले में अब कुलपति की ओर से 4 सदस्यीय कमेटी का यहां पर गठन किया गया, जो कि संभवतः शाम तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। अब मंगलपड़ाव स्थिति फुटकर मंडी में अब दोपहिया और चौपहिया वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है। इसी के लिए मंगलवार को नगर निगम की टीम ने मंडी स्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही हालांकि इस दौरान बाजार को विस्तार प्रदान करने की योजना को लेकर निगम के अफसरों को स्थानीय दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। मंगलपड़ाव में नगर निगम की भूमिका पर सवाल उठा है और इसके साथ ही नगर निगम की भूमि पर लंबे समय से फुटकर सब्जी मंडी लगती रही है। हर शाम को इसी मंडी में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आते हैं, लेकिन मंडी क्षेत्र में ठेले अधिक होने और दोपहिया वाहन के प्रवेश करने से ग्राहकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात आपको बता दें कि बीते दिनों में मंगल पड़ाव में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान निगम अफसरों ने मंडी को विस्तृत रूप देने की भी योजना बनाई थी। इधर मंगलवार को सहायक नगर आयुक्त गौरव भसीन की अगुवाई में निगम की टीम फिर से एक बार मंगल पड़ाव मंडी पहुंची और निर्णय लिया गया कि मंडी क्षेत्र में खाली जगह पर भी ठेले लगाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही यहां पर वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई, जिसके भनक लगते ही स्थानीय दुकानदार वहां पहुंचे और उन्होंने निगम अफसरों से कहा कि अगर फुटकर मंडी में ठेलों की संख्या बढ़ाई जाती है तो इससे उनकी दुकानों के आगे बिल्कुल जगह नहीं बचेगी। इससे न केवल सप्लाई वाहनों को आने जाने में दिक्कत होगी, बल्कि कारोबार पर भी बुरा असर होगा। हालांकि सहायक नगर आयुक्त ने दुकानदारों से वार्ता कर ये मामला शांत करवाया, जिसके बाद निरीक्षण के दौरान निगम ने 2 दुकानदारों का चालान कर उनसे 3,000 रुपए वसूले हैं। तो वहीं उत्तराखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय और शासन के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। पूर्व कुल सचिव मृत्युंजय मिश्रा का वेतन हो या फिर आयुष दाखिलों की और काउंसलिंग की बात हो, यहाँ पर सभी मामलों पर विश्वविद्यालय अपनी जिद पर अड़ा है। पिछले लंबे समय से ही डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा को वेतन जारी नहीं हो रहा। उन्होंने अपने पिता के कैंसर के इलाज का हवाला देते हुए शासन से वेतन निर्गत कराने की मांग की थी और इस मामले में शासन स्तर से 3 पत्र आयुर्वेद विश्वविद्यालय को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वेतन जारी नहीं हुआ। मामले में शासन सख्त निर्देश भी दे चुका है, लेकिन वो बेअसर होता नजर आया। तो वहीं विश्वविद्यालय में आयुष दाखिलों को लेकर भी काफी नाराजगी शासन ने जताई थी, लेकिन इसके बावजूद खाली सीटों पर एडमिशन की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया। विश्वविद्यालय में कुल सचिव पद पर प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी को तैनाती देने का आदेश हुआ था, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने नकार दिया है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि ये गतिरोध आखिर कहां तक जाएगा। और भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर में हनुमान जयंती में शोभा यात्रा के दौरान हुए बवाल के विरोध में अब हिंदू संगठनों की ओर से आज भगवानपुर तहसील परिसर में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से तहसील को छावनी में तब्दील कर दिया गया और भगवानपुर के गांव डाडा जलालपुर में शनिवार रात को ही शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ था। इसी को लेकर यह तनाव बना रहा। हालांकि सोमवार को गांव में एक बैठक हुई थी और बवाल के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर हिंदू नाबालिगों से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई और अन्य की मांग की गई थी। ऐसा न होने पर काली सेना ने आज भगवानपुर तहसील परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। इसी को लेकर तहसील को मंगलवार की रात से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तहसील और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि पुलिस दोनों ही समुदाय के लोगों पर नजर बनाए हुए है। साथ ही रुड़की से लेकर देहात तक खुफिया विभाग भी अलर्ट है और एसपी देहात प्रमेंद्र दोवाल ने बताया है कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं।
तो वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब प्रदेश में कोविड की जो संख्या है, आपको बता दें कि 35 एक्टिव केसेस इस वक्त कोविड के उत्तराखंड में है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक मंगलवार को जो मामले सामने आए उसमें कोरोना के 12 नए मामले शामिल हैं, जिसमें से देहरादून में 5, हरिद्वार के 6 और नैनीताल का 1 मामला है। हालांकि अन्य किसी भी जिले में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में अब कोरोना के 35 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें सर्वाधिक 17 देहरादून के हैं। तो वहीं मंगलवार को भी प्रदेश में 9,145 को कोरोना वैक्सीन दी गई। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही चौथी लहर के आने की संभावना जताई जाने लगी। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी विशेषज्ञ अलर्ट हो गए और सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने सभी उप जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों के साथ बातचीत की और उन्हें निर्देशित किया कि वो अभी से ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर ले। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ का कहना है कि वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोई एसओपी जारी नहीं की गई, लेकिन अभी संक्रमण को लेकर स्थिति बहुत गंभीर नहीं है। लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या में इजाफा है, उसको देखते हुए चिंता बढ़ गई है। ऐसे में अभी से एहतियात बरतना जरूरी है। सीएमओ ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसका पालन करने की जरूरत है। डॉक्टर उप्रेती का यह भी कहना है कि जिले में ज्यादातर लोगों को कोरोना टीके की डोज लगाई जा चुकी है। ऐसे में अब संक्रमित होने की स्थिति में बड़ा संकट खड़ा नहीं हुआ। कोरोना को लेकर चिंता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा है कि चारधाम यात्रा के क्षेत्र में आने वाले संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि मिल रही शिकायतों के आधार पर सरकार जल्द ही इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का सत्यापन ड्राइव भी करवाएगी। उत्तराखंड के अगले महीने से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बीते दिनों संतों ने मांग की थी कि चारधाम यात्रा क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इसी पर सीएम धामी ने कहा है कि सरकार के संज्ञान में यह विषय है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा पर जाने से पहले लोगों का सत्यापन किया जाएगा। धामी ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान यूपी, दिल्ली समेत तमाम पड़ोसी राज्यों से प्रदेश में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए सत्यापन की व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। मुख्यमंत्री ने सत्यापन व्यवस्था किसी धन विशेष के लिए रखे जाने की बात कही। और वहीं सत्ता की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले ही प्रशासनिक फेरबदल में 2 महिला आईएएस अधिकारियों पर भरोसा जताया। त्रिवेंद्र राज में मुख्यमंत्री कार्यालय की कमान संभाल चुकी राधा रतूड़ी एक बार फिर से चतुर्थ तल की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वहीं सचिव राधिका झा को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सरीखा अहम जिम्मा दिया गया है और वो विशेष आयुक्त नई दिल्ली के पद पर भी बनी रहेंगी। पिछले कुछ दिनों से ही प्रशासनिक फेरबदल की आहट महसूस की जा रही थी। हालांकि सचिवालय के गलियारों में जो चर्चाएं थी, उनके दौरान जो है तबादला सूची उससे कुछ ज्यादा ही अलग नजर आई। केंद्र के प्रत्याधुनिक के लिए अनापत्ति लेने के बाद से ही अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की मुख्यमंत्री कार्यालय से विदाई की संभावनाएं जताई जा रही थी। मुख्यमंत्री ने उनके विकल्प के तौर पर अनुभवी और निर्विवाद छवि की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी को अपने दफ्तर की कमान सौंपी है। एक अन्य महिला अधिकारी भी हैं, सौजन्या को, जिन्हें सचिव वित्त, निर्वाचन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी के साथ साथ अब एमएसएमई का दायित्व भी सौंपा गया है। हालांकि सौजन्या ने भी देर सवेर प्रतिनियुक्ति पर उनके जाने की चर्चाएं हो रही थी। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। देहरादून में वाहनों में इस्तेमाल होने वाले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। 7 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब 89 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम पहुंच चुके हैं। दून में पिछले 20 दिन से
3 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है, जहां पर सीएनजी अब लगभग 19 रुपए महंगी हो गई है। एक बड़ा सवाल यहां पर ये कि आखिर हरिद्वार और देहरादून में सीएनजी की कीमतों में 6 रुपए का अंतर है, जबकि देहरादून में हरिद्वार से सीएनजी आती है। हरिद्वार में सीएनजी 95 रुपए प्रति किलो है और हरिद्वार और देहरादून के दामों में ये बड़ा अंतर होने के कारण लोग देहरादून के पंपों पर सीएनजी भरवाने पहुंच रहे हैं। इसी के कारण पंपों पर डिमांड बढ़ी है और देहरादून में सीएनजी के 4 पंप संचालित हो रहे हैं। सितंबर 2020 में मंसूरी रोड पर मालसी में सबसे पहले सीएनजी पंप खुला था। तब देहरादून में करीब 59 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम थे। 1.5 साल में 30 रुपए की बढ़ोतरी सीएनजी में हो चुकी है। हाल ही में मार्च में 7 रुपए और 10 अप्रैल को सीएनजी के दामों में 5 रुपए बढ़ाए गए थे और तब सीएनजी 77 से 82 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। सहस्त्रधारा रोड स्थित फिलिंग स्टेशन के संचालक कुणाल सेठी ने बताया है कि देहरादून में 7 रुपए की बढ़ोतरी के बाद सीएनजी की कीमत प्रति किलो 89 रुपए पहुंच गई है। हरिद्वार से दून में सीएनजी लाई जाती है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन यार्ड में मंगलवार की सुबह शंटिंग के दौरान बाग एक्सप्रेस ट्रेन का पिछला डिब्बा पटरी से उतर गया। हालांकि चालक ने सतर्कता का परिचय देते हुए ट्रेन रोक दी। 1.5 घंटे के प्रयास के बाद रेलवे की तकनीकी टीम ने ट्रेन के डब्बे को उठाकर पटरी पर लाने में सफलता हासिल की। दुर्घटना के मामले में गंभीर लापरवाही प्रकाश में आई है और ऐसे में इस हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए गए। दरअसल काठगोदाम स्टेशन के पास रेलवे यार्ड में बाग एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे शंटिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई। ट्रेन के पिछले डब्बे के 4 पहिए पटरी से उतर गए, तो वहीं आनन फानन में ट्रेन के चालक ने ट्रेन रोक दी और घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन मास्टर, पथ निरीक्षक समेत तमाम अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। ये दुर्घटना रेलवे के 41 नंबर पॉइंट पर हुई थी, जहां रेलवे की तकनीकी टीम ने 1.5 घंटे के प्रयास के बाद पिछले डिब्बे को पटरी पर खड़ा कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही रेल के आला अधिकारी भी हरकत में आए और रेलवे अधिकारी इस घटना को गंभीर चूक मान रहे हैं।